हेलो। हम लोग देख रहे हैं आने वाले 2022 के सुपर टेट और लेखपाल के लिए जो जीएस इम्पोर्टेंट है उसके हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। ये जो हमारी क्विज सीरीज है जीएस की, ये है 5 नंबर की। ये हमने 4 क्विज जो सीरीज हैं वो हमने कर रखी। आप प्ले लिस्ट में जाकर उसे सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो ये जो अपकमिंग है सुपर टेट आपका और लेखपाल का जो एग्जाम आने वाला है उसके लिए बेहद महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन रखे गए हैं वो इसी में रखे गए हैं, जो आने वाले एग्जाम में आने के चांसेस बनते हैं। ओके, तो आते हैं क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन हमारा कहता है, एक साधारण वयस्क में रक्तदाब जो होता है, किसी व्यक्ति का जो नॉर्मल रक्तदाब होता है वो कितना होता है। यहाँ पर आपके ऑप्शन दिए गए हैं, यहाँ पर आप ऑप्शन बता सकते हैं। तो इसका आंसर है 120/80 जी एच जी। ये साधारण वयस्क में जो नॉर्मल रक्तदाब होता है वो 120/80 होता है। ओके, अगला क्वेश्चन कहता है, फलों और सब्जियों में विटामिन नहीं होता है। देखिए, फलों और सब्जियों में पूछता है कौन सा विटामिन नहीं होता है। विटामिन ए, विटामिन डी, या फिर विटामिन के, या फिर विटामिन बी। तो इसका जो आंसर है विटामिन डी। विटामिन डी फलों और सब्जियों में नहीं पाया जाता है। ओके, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। बाकी सभी विटामिन फलों और सब्जियों में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है। देखिए, जो हमने देखा होगा जो ह्यूमन होते हैं उनका ब्लड जो होता है रेड कलर का होता है, वो किस कारण होता है। लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं, पीली रक्त कणिकाएं, या इनमें से कोई नहीं। तो जो रेड ब्लड कॉर्पसेल्स होती हैं यानी आरबीसी होती हैं, उनमें जो आपका हीम नामक रंजक पाया जाता है उसके कारण रक्त जो होता है लाल रंग का होता है। तो आरबीसी कारण जो हमारा लाल रंग का दिखाई देता है ब्लड, वो इन्हीं कारण होता है। ओके, अगला क्वेश्चन कहता है, मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है। तो मनुष्य के शरीर में जो हड्डियों की संख्या होती है वो 260 होती है, या फिर 206 होती है, या फिर 306 होती है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मनुष्य जो शरीर में हड्डियों की संख्या होती है 206 होती है। देखिए, जो एक नॉर्मल जो आदमी होता है उसमें 206 हड्डियाँ होती हैं, लेकिन अगर मान लीजिए हम किसी बच्चे की बात करें, बच्चे की अगर हम बात करें तो उसमें 306 होती हैं जन्म के समय। ठीक है, फिर बढ़ते बढ़ते कुछ हड्डियाँ कम हो जाती हैं, वो मिलकर एक हड्डियाँ बन जाती हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, घेंघा रोग किसकी कमी के कारण होता है। घेंघा रोग किसकी कमी के कारण होता है। कैल्शियम, लोहा, आयोडीन, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो घेंघा रोग जो होता है गले में होता है और ये आयोडीन की कमी से होता है। जिसे एक हमारी ग्रंथि होती है थायराइड ग्रंथि, उसे देखती है। थायराइड क्या होता है, आयोडीन कमी को पूरा करता है, जिसके कारण घेंघा रोग नहीं हो पाता है। तो घेंघा रोग किसी कमी के कारण होता है, आयोडीन की कमी के कारण घेंघा रोग होता है। अगला क्वेश्चन कहता है, मछली कैसे सांस लेती हैं। जो आपने देखी होंगी मछलियां जो होती हैं वो सांस किससे लेती हैं, नाक से, फेफड़ों से, गिल से, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मछलियां गलफड़ों, जिसे हम गिल बोलते हैं, उनसे सांस लेती हैं, गिल से। ठीक है, मछलियां देखिए सांस, एक तो पहली बात में ये पानी भरा हुआ है। अब पानी अगर भरा हुआ है, इसके अंदर मछली तैर रही होती है, तो मछली पहली बार सांस हवा नहीं ले पाती है। हवा नहीं ले पाती है तो वो गिल्स के माध्यम से क्या होती है, जो O2 पानी में O2 घुली होती है। हमें पता है जो पानी का फॉर्मूला होता है वो H2 होता है, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से पानी का निर्माण होता है। तो जो पानी में डाइल्यूट ऑक्सीजन यानी जो O2 मिली हुई होती है H2O से, तो उससे ये गलफड़ों के माध्यम से उसे ऑक्सीजन बनाकर फिर अपना वो ग्रहण करती है। ओके, अगला क्वेश्चन कहता है, तंबाकू में मनुष्य को हानि पहुंचाने वाला कौन सा पदार्थ, कौन सा एंजाइम, कौन सा चीज होती है। एंजाइम, निकोटीन, मार्फिन, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हमें पता है तंबाकू में निकोटीन पाई जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है, सूर्य से हमें कौन सा विटामिन प्राप्त होता है। सूर्य से हमें कौन सा विटामिन प्राप्त होता है, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के, या फिर विटामिन ई। तो सूर्य के द्वारा ह्यूमन बॉडी में विटामिन डी का निर्माण होता है। देखिए, विटामिन डी का निर्माण ह्यूमन में 2 प्रकार से होता है। एक होता है आपके खाद्य पदार्थों से होता है, और एक आपका विटामिन का डी का निर्माण सूर्य के प्रकाश से होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में सबसे अधिक प्रोटीन किस में पाई जाती है। अंडे में, दाल में, दूध में, या फिर मूंगफली में। देखिए बच्चे, नेचुरल तरीके से सर्वाधिक प्रोटीन आपकी दाल पाई जाती है, नेचुरल तरीके से। ठीक है,
अगला क्वेश्चन कहता है आपका, किस तत्व के समस्थानिक में क्या समान होते हैं। जैसे मान लीजिए कोई तत्व है, अगर वो समस्थानिक कहलाते हैं तो उनमें किन चीज़ों की समानता होती है। न्यूट्रॉनों की, प्रोटॉनों की, न्यूट्रॉन प्रोटॉन दोनों की, या फिर इनमें से कोई नहीं। जैसे मान लीजिए लिखा है 1H1 1H2H1, ये आपके क्या है, समस्थानिक है। ठीक है, तो समस्थानिक में क्या होते हैं, जो ये नीचे लिखे होते हैं ये आपके क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, और प्रोटॉनों की संख्या समान होती है जितने भी समस्थानिक होंगे। ठीक है, अब देखिए 1H1 और 2H1 लिखा हुआ, तो यहाँ पर समस्थानिक, इनको हम बोलेंगे समस्थानिक। अगर होता 1H2 1H1, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं यहाँ पर प्रोटॉनों की संख्या समान नहीं है, तो यहाँ पर ऊपर संख्या समान, परमाणु भार की संख्या समान है, यहाँ पर परमाणु क्रमांक की संख्या समान है, यहाँ पर परमाणु भार की संख्या समान है, तो इसे हम बोलते हैं समभारी। ओके, ये हमारे क्या है, ये हमारे समस्थानिक है और ये हमारे क्या है, समभारी हैं। तो जो समस्थानिक होते हैं उनमें क्या होते हैं, प्रोटॉन की संख्या समान होती है, तो इसका बी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन कहता है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। देखिए जो विटामिन है एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ जाते हैं, इसके रासायनिक नाम आप याद रखिएगा, और इसमें होने वाले रोग याद रखिएगा, और किस किस चीज़ में कौन कौन से विटामिन पाए जाते हैं। ये तीनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं और एग्जाम में आते जरूर हैं। तो कहता है विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है या वैज्ञानिक नाम पूछ ले तो बात एक ही है। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम जो होता है कौन सा है, एसिटिकम, लैक्टिकम, एस्कॉर्बिकम, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो विटामिन सी का नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड, यानी एस्कॉर्बिक अम्ल होता है विटामिन सी का रासायनिक नाम। ठीक है, और विटामिन सी क्या होती है, खट्टे पदार्थों में अधिक मात्रा में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन कहता है, बेरी बेरी नामक रोग किसकी कमी से होता है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, या फिर विटामिन बी। तो बेरी बेरी जो रोग होता है विटामिन बी की कमी से होता है। ठीक है, देखिए विटामिन से कई सारे क्वेश्चन आते हैं, तो आप इनको सॉल्व करते हुए चलिए, और इम्पोर्टेंट है विटामिन एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन कहता है, चींटी के अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है, सिट्रिक, मेथिनोक, फॉर्मिक, या फिर टार्ट्रिक अम्ल। देखिए चींटी की जो डंक होती है, चींटी की जो डंक होती है उसमें पाया जाता है, जब वो काटती है तो उससे निकलता है आपका फॉर्मिक अम्ल, और फॉर्मिक अम्ल काटने के बाद जब चींटी चली जाती है तो जहाँ पर वो काटती है वहाँ पर हल्का सा फूल जाता है, वो फॉर्मिक अम्ल के कारण होता है। टार्ट्रिक अम्ल आपका जो होता है खट्टे पदार्थ, जैसे इमली है आपका और अंगूर है आपका, यहाँ पर पाया जाता है आपका टार्ट्रिक अम्ल। ठीक है, सिट्रिक अम्ल आपका खट्टे पदार्थों में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन कहता है, बिजली के बल्ब में क्या भरा जाता है। देखिए जो आपका बिजली का जो बल्ब होता है, जो भी आपका हो, तो उसमें जो आपके पहले आए थे तार वाले आए थे ना बल्ब, उसकी चर्चा की जा रही है। ये 10 रुपए का बल्ब जो होता है, तो कहता है बिजली के बल्ब में क्या भरा जाता है, आर्गन, हवा, नाइट्रोजन, या फिर ऑक्सीजन। देखिए बिजली के बल्ब में या तो हम निर्वात रखते हैं या फिर कोई एक अक्रिय गैस भरते हैं जो किसी गैस से क्रिया नहीं होने देती है। ठीक है, तो इनमें से हम देख रहे हैं यहाँ निर्वात तो लिखा नहीं हुआ, अगर निर्वात लिखा हुआ था तो वो भी ऑप्शन सही था आपका। ठीक है, तो वहाँ पर कौन सी गैस भरेंगे, वहाँ पर हम नाइट्रोजन गैस को भरते हैं इसमें। ठीक है, ऐसे नाइट्रोजन गैस को भरते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, पानी का घनत्व अधिकतम होता है 0 सेंटीग्रेड पर, 4 सेंटीग्रेड पर, 100 सेंटीग्रेड पर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो पानी का अधिकतम घनत्व 4 सेंटीग्रेड पर मिलता है। ठीक है, अधिकतम घनत्व, जब हम पानी को उबालते हैं तो फिर वो पानी गर्म हो जाता है, जब हम पानी ठंडा करते हैं तो फिर वो बर्फ बन जाता है, तो वहाँ पर घनत्व क्या जाता है, फिर बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन कहता है, लेकिन अगर हम सर्वाधिक घनत्व की बात करता है तो हमें 4 सेंटीग्रेड पर मिलता है। अगला क्वेश्चन कहता है, डेसिबल एक है ध्वनि यंत्र, ध्वनि का एक स्वर, ध्वनि के स्तर का मापक, ध्वनि की तरंग दैर्घ्य। देखिए डेसिबल क्या है, एक ध्वनि, जो ध्वनि होती है उसे मापने का जो यंत्र होता है वो होता है मतलब डेसिबल। एक होती है बेल इकाई, ठीक है, ये बड़ी इकाई होती है, और डेसिबल क्या है, छोटी इकाई होती है। अगर बेल भी पूछ जाए आपसे तो भी आपका क्या है, ध्वनि के स्तर का मापक, ध्वनि के स्तर को मापने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो सी ऑप्शन इसका सही होगा।
देखिए इसकी पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दी जाती है, आप वहाँ से उसे डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, किसी भी क्वेश्चन पर डाउट होने के लिए आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं आराम से। वेबसाइट पर जाकर इसकी आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल से भी जुड़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है चुंबकीय क्षेत्र है, देखिए चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश राशि है या फिर अदिश राशि है, अदिश से सदिश दोनों है ना, या फिर दोनों से कोई नहीं। चुंबकीय क्षेत्र जो होता है उसमें दिशा होती है, तो ये इस प्रकार से एक सदिश राशि होती है, वेक्टर अमाउंट है एक प्रकार से। अगला क्वेश्चन कहता है पानी की बूंदों के गोल होने का कारण क्या होता है। देखिए जब भी बारिश होती है ऊपर से, तो हम देखेंगे पानी की बूंदें जो होती हैं गोल गोल होती हैं, ये गोल गोल होती हैं। तो इनका रीज़न क्या है, प्लवन, पृष्ठ तनाव, केशिकत या फिर उत्क्षेप। तो इनमें से कोई नहीं है, ये भी गलत है, पृष्ठ तनाव इसका आंसर सही होगा। ठीक है, पृष्ठ तनाव के कारण क्या होती है, पानी की बूंदें जो होती हैं वो गोल होती हैं। अगला क्वेश्चन कहता है बाल, नाखून और पंजा किससे बने होते हैं, विटामिन से, वसा से, प्रोटीन से या फिर लोहे के। देखिए एक प्रकार की ये क्या है आपके प्रोटीन है, प्रोटीन है एक प्रकार की। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, जो सेल थ्योरी है उसका प्रतिपादन किसने किया था। तो रॉबर्ट ब्राउन, एरिस्टोटल, सीडन एंड ब्राउन ने या फिर वर्चॉम ने। तो जो कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था वो किया था रॉबर्ट ब्राउन ने। ठीक है, और रॉबर्ट जो हुक थे आपके, उन्होंने की थी किसकी, माइक्रोस्कोप की खोज, सूक्ष्मदर्शी की। अगला क्वेश्चन कहता है गाजर में कौन सा विटामिन पाया जाता है, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ए या फिर विटामिन बी। तो गाजर में क्या होता है, विटामिन ए भरपूर मात्रा में पाया जाता है। ठंडियों में गाजर की मात्रा अधिक मिलती है, तो वहाँ से आपको क्या होता है, विटामिन ए की मात्रा अधिक मिलती है। तो ठंडियों में क्या होता है, गाजर आता है शुद्ध रूप से, वैसे तो 12 महीना मिलता है लेकिन ठंडियों में शुद्ध आता है। अगला क्वेश्चन कहता है अशुद्ध रक्त कहाँ रहता है, धमनी में, सिरा में, गुर्दा में, फेफड़ा में। तो सिरा में क्या होता है, अशुद्ध रक्त बहता है, जबकि धमनी में क्या होता है, शुद्ध रक्त बहता है, और सिरा में क्या होता है, अशुद्ध रक्त बहता है। तो बी इसका आंसर सही होगा। अगर इसकी जो अपवाद होता है, एक होता है पल्मोनरी जो सिरा होता है उसमें शुद्ध रक्त बहता है, और इसका अपवाद क्या होता है, पल्मोनरी धमनी, इसमें अशुद्ध रक्त बहता है। ठीक है, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कहता है कीटों में श्वसन अंग का कार्य कौन करता है, श्वसन नली, फुसफुस, त्वचा या फिर हृदय। तो कीटों में जो श्वसन का कार्य करता है, तो इसका आंसर होगा त्वचा। जो कीट होते हैं वो त्वचा के माध्यम से अपना श्वसन अंग को कार्य करवाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि पूछी गई है, थायराइड या फिर यकृत या फिर पिट्यूटरी या फिर चमड़ी। यकृत मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। ठीक है, इसे हम लीवर बोलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है पौधों में हरा रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है। देखा होंगे जो अपने पौधे में जो हरी पत्तियां होती हैं उनका रंग पूछा जा रहा है आपसे, तो कहता है किसकी मौजूदगी के कारण होता है, कैरोटीन, प्लाज्मा, क्लोरोफिल या फिर सैंथोफिल। तो क्लोरोफिल के कारण पौधों में हरा रंग होता है। ठीक है, यही प्रकाश संश्लेषण क्रिया करती हैं और अपना भोजन बनाती हैं। अगला क्वेश्चन कहता है अल्फा कण होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, ऋणात्मक होते हैं, उदासीन होते हैं या फिर उपरोक्त में कोई नहीं। तो अल्फा जो कण होता है वो आपका धनात्मक होता है। ठीक है, अल्फा, बीटा, गामा या अपने कण पढ़े होंगे, तो यहाँ पर गामा की चर्चा की अल्फा की चर्चा की जा रही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है एसआई पद्धति में बिजली की इकाई क्या होती है, एम्पियर होती है, कूलम होती है, ओम होती है या फिर म्यू होती है। तो एम्पियर, एसआई पद्धति में बिजली की इकाई हम एम्पियर में मापते हैं, एएमपी। अगला क्वेश्चन कहता है गिरती हुई तत्वों की विशेषता क्या, मतलब जो वस्तु, कोई भी वस्तु ऊपर से नीचे की तरफ जा रही है उसकी विशेषता क्या होती है, वो वस्तु क्यों नीचे जा रही होती है, गुरुत्वाकर्षण के कारण, त्वरण के कारण, चलय के कारण, चाल मतलब कारण, इनमें से कोई नहीं।
तो वह वस्तु गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे जा रही होती है। ठीक है, तो उसकी विशेषता यही होती है। अगला क्वेश्चन कहता है तरंग दैर्घ्य की एसआई इकाई क्या है। देखिए जो तरंग दैर्घ्य होती है उसकी कह रहा है एसआई इकाई क्या होती है। तरंग दैर्घ्य को हम किस में मापते हैं, सेकंड में, मीटर में, मिनट में, सेंटीमीटर में। तो उसे हम मीटर में मापते हैं। ठीक है, तो इसकी इकाई क्या होगी, मीटर होगी। अगला क्वेश्चन कहता है पौधों में पाए जाने वाले जाइलम निम्न में से क्या कार्य करते हैं। तो देखिए पौधों में जाइलम और फ्लोएम दो जो ऐसे उनके तत्व होते हैं वो पाए जाते हैं। तो जाइलम का कार्य कौन सा होता है, ऑक्सीजन के परिवहन के लिए, आहार के परिवहन के लिए, अमीनो एसिड के परिवहन के लिए, या फिर पानी के परिवहन के लिए। तो जाइलम जो होता है जा से जल, आप याद रखिए, तो जल के परिवहन के लिए जाइलम का कार्य होता है। और जो आपका फ्लोएम होता है वो खाद्य पदार्थ को पौधों में हर एक को पहुंचाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है। सबसे लंबी की चर्चा की जा रही है यहाँ पर। तो सबसे लंबी हड्डी कौन सी है, फीमर है, ह्यूमरस, रेडियो है, या फिर टिबिया है। तो फीमर हड्डी मनुष्य की सबसे लंबी हड्डी होती है। जो कहाँ पर पाई जाती है, ये मान लीजिए ह्यूमन का धड़ होता है, ये हाथ है उसके, ये उसकी फीमर हड्डी होती है यहाँ पर जांग में। ठीक है, उसके बाद फिर ये पैर, ये। ठीक है, तो जो आपकी फीमर हड्डी होती है वो यहाँ पर पाई जाती है, यहाँ पर ये हड्डी फीमर है। ठीक है, और ह्यूमरस जो हड्डी होती है वो यहाँ पर होती है, ह्यूमन के यहाँ पर। और रेडियस हड्डी भी इसके आगे होती है, रेडियस अल्ना यहाँ पर होती है, टिबिया पटेला आपकी यहाँ पर हड्डियाँ होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है कोशिका की शक्ति का भंडार किसे कहा जाता है। जो कोशिका होती है आपकी सेल जो होती है उसका जो एनर्जी का रिसोर्स होता है वो कौन होता है, ग्लोबुलिन, कैरोटीन, माइटोकॉन्ड्रिया या फिर सेलुलोज। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो सेल की एनर्जी का ट्रांसफार्मर या उसकी भंडारण क्षमता माइटोकॉन्ड्रिया ही होती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा का पावर सप्लायर या पावर ग्रह भी कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है आरबीसी का मतलब क्या होता है। यहाँ पर आरबीसी का फुल फॉर्म पूछा गया है आपसे। ठीक है, तो रेड ब्लड कॉर्पस सेल्स यानी लाल रक्त कणिकाएं इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, फुल फॉर्म इसका यही होता है। तो लाल रक्त कणिका यानी ए आंसर इसका क्या होगा, सही होगा। देखिए आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है। ठीक है, तो ये दोनों, और इस डब्ल्यूबीसी क्या होगा, व्हाइट ब्लड कॉर्पस सेल्स, इन दोनों का ये फुल फॉर्म होता है। ब्लड में 3 प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और श्वेत रक्त कणिका। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है वनस्पति जगत का अध्ययन करने वाला विज्ञान कहलाता है। वनस्पति जगत का, यहाँ पर किस चर्चा की जा रही है, वनस्पति की चर्चा की जा रही है। वनस्पति के जहाँ पर हम अध्ययन करेंगे वो क्या कहलाएगा, माइकोलॉजी, बॉटनी, जूलॉजी या फिर सिस्मोलॉजी। तो बॉटनी कहलाएगा, यहाँ पर बॉटनी कहलाएगा। ठीक है, और जूलॉजी में हम किसका, जंतुओं का अध्ययन करते हैं। और सिस्मोलॉजी में हम भूकंप का अध्ययन करते हैं। ठीक है, माइकोलॉजी में हम कवक का अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपसे। अगला क्वेश्चन कहता है रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी। देखिए यहाँ पर ब्लड की परिसंचरण तंत्र की बात की जा रही है, तो खोज किसने की थी, गोलेन ने, हार्वे ने, वांडरवाल ने या फिर फोक्सन ने। तो रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी, विलियम हार्वे ने की थी। ठीक है, और ब्लड कितने ग्रुप में बटा हुआ होता है आपको पता होना चाहिए, ए बी और ओ आपका सर्वदाता होता है यानी ये सबको दे सकता है। ठीक है, और ए बी क्या होता है, सर्वग्राही होता है यानी ये सबसे ले सकता है, सबसे ले सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है चर्म के ऊपर जो परत होती है, जो चमड़ी होती है आपकी, उसके ऊपर जो परत होती है उसे हम क्या बोलते हैं, डर्मिस, एपिडर्मिस, कोर्टेक्स या फिर क्यूटिल। तो उसे हम बोलते हैं एपिडर्मिस। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 है। देखिए परमाणु क्रमांक बताया गया है, इस्तेमाल हम लिख लेते हैं सोडियम Na। इसका परमाणु क्रमांक कितना है, 11 है तथा द्रव्यमान अंक 23 है। तो 23 हमने ऊपर लिख दिया, द्रव्यमान संख्या को हम ऊपर लिखते हैं। तो सोडियम के नाभिक में न्यूट्रॉन संख्या कितनी होती है। देखिए न्यूट्रॉन संख्या कब निकलती है, जब परमाणु भार से परमाणु क्रमांक को जब हम घटाते हैं, यानी हम 23 में हम 11 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 12। तो क्या निकलेगी, तब हमारा निकलता है न्यूट्रॉनों की संख्या।
न्यूट्रॉन संख्या कितनी होगी, 12 होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है तांबा, जस्ता और निकेल के बनने से मिश्र धातु का नाम क्या होता है। तांबा, जस्ता और निकेल से, जहां पर भी हम निकेल का वर्ड का यूज हो तो वहां पर समझ लीजिए स्टील बन रहा होगा, तो स्टेनलेस स्टील क्या बनेगी, तांबा, जस्ता और निकेल से स्टेनलेस स्टील बनेगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है कौन सी गैस सॉफ्ट ड्रिंक में प्रयोग की जाती है। जो आप पेप्सी टाइप की चीजें पीते हैं वो सब चीजें सॉफ्ट ड्रिंक होती हैं, कहता है उनमें से किसका प्रयोग किया जाता है, कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है। तो O2 है, CO2 है, N2 है, फिर इनमें से कोई नहीं। तो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उसमें प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जितनी भी सॉफ्ट ड्रिंक होती हैं। अगला क्वेश्चन कहता है आग बुझाने में किस गैस का प्रयोग हम करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन या फिर ऑक्सीजन। तो कार्बन डाइऑक्साइड को गैस को बुझाने में हम इसका प्रयोग करते हैं CO2 का, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का। ठीक है, और क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, गैस किसी भी आग को बुझाने में कारगर होती है। और जो ऑक्सीजन होती है ये जलती नहीं है आग, ये आग को जलाने में सहायक होती है, ये जलती नहीं है। ठीक है, ये सहायक होती है सिर्फ। अगला क्वेश्चन कहता है आपका, कहता है भारी जल का क्वथनांक कितना होता है। जो भारी जल होता है आपका D2O होता है। ठीक है, ये इसका प्रयोग हम करते हैं नाभिकीय रिएक्टर में भी इसका प्रयोग करते हैं मंदक के रूप में। ठीक है, इसका क्वथनांक जो होता है वो होता है 104.4 सेंटीग्रेड इसका क्वथनांक होता है। इतने तापमान पर ये उबलता है। अगला क्वेश्चन कहता है सेल बैटरी में कौन सी ऊर्जा भंडारित होती है। जो आपने बैटरी देखी होंगी सेल वाली जो घड़ी में लगती हैं, तो कहता है इनमें से कौन सी ऊर्जा भंडारित होती है, रासायनिक ऊर्जा, गतिक ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इनमें रासायनिक ऊर्जा एक प्रकार से स्थायी रखकर इनका यूज किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सी एक निष्क्रिय गैस है। क्लोरीन है, रेडॉन है, हाइड्रोजन है या फिर ऑक्सीजन है। तो जो निष्क्रिय गैसें होती हैं वो किसी भी गैस से क्रिया नहीं करती हैं, यानी अक्रिय गैसें होती हैं, तो उन्हें हम बोलते हैं निष्क्रिय गैसें। तो इनमें से कौन सी है, रेडॉन गैस अभी क्या है, एक प्रकार की निष्क्रिय गैस है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसकी होती है। सबसे कम तरंगदैर्घ्य की बात की जा रही है। पराबैंगनी, हरा, बैंगनी या फिर काला। तो हमें पता है बैनी, एपी, नाला, बैनी, एपी, नाला। अगर सबसे कम तरंगदैर्घ्य की बात की जाती है तो बैंगनी रंग की सबसे कम तरंगदैर्घ्य होती है। सबसे अधिक की बात की जाए तो लाल की होगी। ठीक है, अगर आवृत्ति की बात की जाए सर्वाधिक आवृत्ति किसकी होती है, सर्वाधिक आवृत्ति किसकी होगी, बैंगनी की होगी, और सबसे कम आवृत्ति आपकी लाल कलर की होगी। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, तो इसका आंसर क्या होगा, बैंगनी आंसर इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन कहता है सबसे ज्यादा वेदन क्षमता किसकी होती है, अल्फा की, बीटा की या फिर थीटा की या फिर गामा की। तो ये थीटा कोई किरण नहीं है, तो सबसे ज्यादा वेदन क्षमता क्या होती है, गामा किरण की होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है पहाड़ पर चढ़ने पर दाब बढ़ता है या फिर घटता है। देखिए हमें पता है, जैसे मान लीजिए पहाड़ है आपका, ठीक है, अब कोई व्यक्ति यहाँ पर खड़ा हुआ है, तो यहाँ पर देखिए वायुमंडलीय दाब पड़ रहा है ना। यहाँ पर आप बताइए जो वायुमंडलीय जो दाब है पहाड़ पर ज़्यादा होगा कि धरती पर। तो धरती पर क्या होगा, जो स्थल है, समान स्थल है, वहाँ पर वायुमंडलीय दाब ज़्यादा होगा। अब जैसे जैसे वो पहाड़ पर चढ़ता जाएगा तो क्या होगा, वायुमंडलीय दाब क्या हो जाएगा, घट जाता है। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, बी। पहाड़ पर चढ़ने पर वायुमंडलीय जो दाब होता है वो घट जाता है। अगर आप मुझे सर्वाधिक दाब कहाँ पर होगा वायुमंडलीय दाब, तो वो होता है आपका सागर में, यानी समुद्र स्तर पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है गाड़ी आगे पीछे धक्का देने का नियम कौन सा है। देखिए जैसे हम बंदूक जब चलाते हैं तो क्या हमें आगे गोली जाती है, हमें पीछे धक्का भी लगता है। तो इसी पर एक नियम है, तो वो कौन सा नियम है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है या फिर जड़त्व का नियम है या फिर गुरुत्वाकर्षण का नियम है या फिर घर्षण का नियम है। तो ये नियम है आपका क्रिया प्रतिक्रिया के नियम, जिसे हम न्यूटन का थर्ड लॉ भी बोलते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन कहता है नोबल गैस की खोज किसने की थी। केल्विन ने, रदरफोर्ड ने, आइंस्टाइन ने, विलियम रॉमसे ने। तो नोबल गैस की खोज
रदरफोर्ड ने की नहीं थी, आइंस्टाइन ने की नहीं थी, केल्विन और विलियम रॉमसे आप बता सकते हैं। तो विलियम रॉमसे ने इसकी खोज की थी, नोबल गैस। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? Ca2CO3, CaCO3, CaCO, इनमें से कोई नहीं। तो कैल्शियम कार्बोनेट का जो सूत्र होता है वो होता है CaCO3। ठीक है, इसके जैसे चूना होता है उसे, जैसे आपने सीप देखी होगी, सीप क्या करती है, अपने ऊपर का जो कवच होता है कैल्शियम कार्बोनेट का बना लेती है। जो आपके मोलस्का मोलस्का के जो प्राणी होते हैं वो अपने चारों तरफ अपना कैल्शियम कार्बोनेट का गोल घेरा बना लेते हैं, जिसके तहत उनको सुरक्षा मिलती रहती है। क्योंकि मोलस्का वर्ग के जो जीव जंतु होते हैं वो बहुत सॉफ्ट होते हैं, कोमल होते हैं, इसलिए वो अपने सुरक्षा के लिए अपने चारों तरफ कैल्शियम कार्बोनेट का अपनी सुरक्षा के लिए सुरक्षा कवच बना लेते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है चूने का पानी किस गैस से दूधिया हो जाता है? तो चूने का पानी जो होता है वो दूधिया हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। ठीक है, क्योंकि वो कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है, जिसके कारण उसका जो पानी का रंग जो होता है दूधिया यानी दूध कलर का हो जाता है। तो उसका बी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन कहता है नाइट्रस ऑक्साइड को भी कहते हैं। जो नाइट्रस ऑक्साइड है वो आपको कौन सी गैस के नाम से जानी जाती है? यानी हंसने वाली गैस, अश्रु गैस, मस्टर्ड गैस या फिर इनमें से कोई नहीं। तो नाइट्रस ऑक्साइड की इसका फुल फॉर्म जो फॉर्मूला होता है N2 होता है, और इसे हम हंसने वाली गैस के नाम से भी जानते हैं। तो इसका ए आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन कहता है ओजोन गैस का रंग कैसा होता है? ओजोन गैस का रंग कैसा होता है? रंगहीन होती है या फिर लाल होती है या फिर पीली होती है या फिर नीली होती है? इसका आंसर आप बताएं, जरूर बताएं, क्योंकि बिल्कुल सिंपल सवाल है, आपने देखी भी होगी, हम इसको दिखाना चाहते हैं आपको। देखिए, जो ओजोन गैस होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है? O3 होता है। ओजोन जो होती है बनती किससे है? O2 यानी ऑक्सीजन प्लस नवजात ऑक्सीजन के मिलने से बनती है O3। ठीक है, अब जो ऑक्सीजन होती है आपकी वो ब्लू यानी नीले कलर की होती है, नीली होती है। अब जब ये नीली O2 होती है तो नवजात ऑक्सीजन भी नीली ही होती है। और जब तीनों मिल जाती हैं, दोनों मिल जाती हैं, तो किसका निर्माण करती हैं? O3 का निर्माण करती हैं। O3 का निर्माण करने से ये भी नीले कलर की होगी। ठीक है, ओजोन गैस जो है इसका प्रयोग हम करते हैं संरक्षण में करते हैं, मतलब कुछ खाद्य पदार्थ जो होते हैं उनमें हम भर देते हैं, जिस कारण खाद्य पदार्थ खराब नहीं होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार जो हमारी क्विज है वो यहाँ पर समाप्त होती है। हम मिलते हैं नेक्स्ट क्विज में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और नेक्स्ट उसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन होंगे। इसकी जो PDF है आपको टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड कर दी जाती है, वहाँ से डाउनलोड इसे कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्विज में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके।